नमस्ते दोस्तों, एसएपी एमएम सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम एसएपी एमएम का सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर डेटा कवर करेंगे, जिसे हम कहते हैं मटेरियल मास्टर। इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ-साथ एसएपी में भी मटेरियल मास्टर क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल मास्टर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मुझे एक चीज बतानी है आपको। अगर आपने मास्टर डेटा क्या है वो समझ लिया तो आपको ये समझना आसानी होगी। तो इसके लिए पहले एक रिक्वेस्ट है, आप मास्टर डेटा पे मैंने वीडियो बनाया है कि एसएपी में मास्टर डेटा क्या होता है, एसएपी एमएम के लिए उसके पर्टिकुलर टाइप क्या है। ठीक है, वो एक बार देख लेना तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मटेरियल मास्टर। ठीक है, मटेरियल मास्टर एक सेंट्रल डेटाबेस की तरह काम करता है। समझ लो, एक एग्जांपल के लिए समझो आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, वहां पर अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, पेंट, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, अलग अलग तरह के मटेरियल हो गए। तो एन नंबर ऑफ मटेरियल्स होते हैं, छोटे छोटे स्क्रू को भी पकड़ लिया तो हर एक का नाम मैन्युअली लिखना, ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो एक बार हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे मटेरियल मास्टर हो गया, तो उसमें हम लोग सब उसकी डिटेल्स एंटर कर देते हैं। ठीक है, उससे नाम हो गया, उसका पूरा बायोडेटा, वेट, हाइट क्या है, कौन से स्टोरेज लोकेशन में है, क्या। तो वो डेटा यूज करके जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि परचेसिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन लाइन्स हो गए, अकाउंटिंग हो गया, तो वो खाली एक नाम डाल के या नंबर डाल के उनको उस मटेरियल की पूरी हिस्ट्री मिल जाती है। तो इसके लिए मटेरियल मास्टर डेटा यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स की। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, जो सबसे पहला वीडियो था, तो ठीक है, उससे थोड़ा अलग है। मटेरियल मास्टर का डेटा एसएपी सिस्टम में कौन से लेवल पर सेव होता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहते हैं। क्लाइंट लेवल, प्लांट लेवल या स्टोरेज लोकेशन लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट लेवल। ये सबसे ऊपर होता है। अगर हमने मटेरियल का नाम, डिस्क्रिप्शन या यूनिट ऑफ मेजर जो भी डाला होगा, तो पूरे एसएपी सिस्टम के लिए सेम रहेगा। इसका मतलब अगर मैंने मटेरियल का नाम स्टील पाइप रखा है, तो वो पुणे प्लांट हो या मुंबई, सब जगह वो स्टील पाइप ही दिखेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब प्लांट लेवल पे आते हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हर फैक्ट्री के लिए बदल सकती है। जैसे पुणे प्लांट में इस मटेरियल को खरीदने के लिए परचेसिंग ग्रुप 001 है, पर मुंबई में 002। परचेसिंग, प्लानिंग और क्वालिटी का सारा डेटा हमेशा प्लांट लेवल पर ही सेव होता है। अब थर्ड देखते हैं, स्टोरेज लोकेशन लेवल। ये सबसे नीचे का लेवल है। माल फैक्ट्री के अंदर कौन से स्पेसिफिक गोडाउन, शेल्फ या रैक में रखा है, उसकी डिटेल हमें यहाँ मेंटेन करते हैं। तो अब हम देखते हैं की पैरामीटर फॉर क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन। तो जब भी हम MM01T कोड एंटर करते हैं, तो मटेरियल का डेटा फिल करने से पहले सिस्टम हमसे दो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इंडस्ट्री सेक्टर एंड व्हाट इज मटेरियल टाइप। तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो पहले देखते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। तो पहले सिस्टम को बताना पड़ता है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल या फार्मास्यूटिकल। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसे आपका स्क्रीन सीक्वेंस और फील्ड सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो एग्जांपल है इसका, अगर हम फार्मास्यूटिकल सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम हमें बैच मैनेजमेंट या एक्सपायरी डेट जैसे फील्ड्स दिखाएगा, क्योंकि दवाइयों में वो जरूरी होता है। वही अगर हम मैकेनिकल सिलेक्ट करेंगे तो शायद वो फील्ड्स हाइड हो जाए। मतलब इंडस्ट्री सेक्टर डिसाइड करता है कि हमें स्क्रीन पर क्या दिखेगा और क्या नहीं, कौन सी फील्ड मैंडेटरी होगी, कौन सी फील्ड मैंडेटरी नहीं होगी, ये हमें इंडस्ट्री सेक्टर से मालूम पड़ेगा। फिर दूसरा है मटेरियल टाइप। तो वो मास्टर कंट्रोलर भी कहते हैं मटेरियल टाइप को, वो ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो उससे पहले देखते हैं कि हम लोग मटेरियल के अलग अलग मटेरियल टाइप के क्या होते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश मटेरियल हो गया, फिनिश मटेरियल हो गया, ये सारे मटेरियल टाइप हो गए। तो एसएपी में इसके हर एक मटेरियल टाइप को कोड दिया है। जैसे आरओएच के लिए आरओएच कोड है रॉ मटेरियल का,
हाल्ब HALB कोड है सेमी फिनिश मटेरियल का। फर्ट FERT ये कोड है फिनिश मटेरियल का। और ये स्टैंडर्ड है, कौन से भी एसीपी में जाओगे, कौन से भी बिजनेस में जाओगे तो यही कोड होगा। कोई बिजनेस में मतलब कोई भी अलग बिजनेस सिनेरियो में जाओगे तो ये स्टैंडर्ड कोड ही यूज होते हैं एसीपी में। ठीक है, तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है देखते हैं अभी। नंबर रेंज, मटेरियल का कोड ऑटोमेटिक आएगा इंटरनल या हम उसे मैन्युअली एंटर करेंगे, ये मटेरियल टाइप डिसाइड करता है। ओके, फिर क्या डिसाइड करता है, प्रोक्योरमेंट टाइप, मतलब ये मटेरियल इन हाउस प्रोडक्शन होगा या हम इसे एक्सटर्नली परचेस करेंगे। फिर इन्वेंट्री अपडेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सिस्टम इस मटेरियल की सिर्फ क्वांटिटी अपडेट करेगा या वैल्यू, वैल्यू यानी मनी भाई पैसा भी अपडेट करेगा। ठीक है, फिर जैसे कि देखते हैं इंडस्ट्री में, वो कौन से भी इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में जाओ तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। ठीक है, परचेसिंग हो गया, सेल्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो ये व्यूज वेयर हाउस भी उसमें आता है। ये सारे डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल मास्टर क्रिएट करते वक्त अलग अलग व्यूज है, तो वो हमने मटेरियल टाइप में सिलेक्ट करना होता है कि भाई इस मटेरियल टाइप के लिए ये डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद ही हमें, जब हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करेंगे तो वो व्यूज हमें डिस्प्ले होंगे। ठीक है, इसमें एक इंटरव्यू टिप है, इंटरव्यू हमेशा पूछेगा कैन वी चेंज द मटेरियल टाइप लेटर, तो आपका जवाब होना चाहिए यस यूजिंग द टी कोड MMAM बट ओनली इफ देयर इज अ नो स्टॉक एंड नो ओपन परचेस ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कैसे होता है क्या नहीं। तो अब है इम्पोर्टेंट व्यूज। तो जब भी हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं तो हमें व्यूज सिलेक्ट करने होते हैं। तो व्यूज क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंडस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेसिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो जब भी हम कोई भी मटेरियल क्रिएट करते हैं, मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं, तो हमें उन हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हमें व्यू सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जो भी वो डिपार्टमेंट का रोल होगा, जो भी उनको जो डेटा चाहिए उस मटेरियल के लिए, तो हमें वो पर्टिकुलर डेटा उस व्यूज में फिल करना होता है, ताकि जब भी कोई परचेस ऑर्डर क्रिएट करे तो वो परचेसिंग व्यूज देखे, कोई अकाउंटिंग एंट्री हो तो फाइनेंस की टीम को मालूम पड़े। इसके लिए अलग अलग व्यूज यूज करते हैं। तो जो अभी है बेसिक डेटा, परचेसिंग, प्लांट, अकाउंटिंग, ये एसएपी एमएम के लिए है। वैसे ही सेल्स के लिए होते हैं सेल्स के व्यू, प्रोडक्शन के लिए एमआरपी व्यूज होते हैं। तो अभी हम खाली एमएम पे ही फोकस करेंगे, और जो सेल्स के और एमआरपी के व्यू है जो हम देखेंगे, पर जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, एमएमएसडी इंटीग्रेशन, एमएमपीपी इंटीग्रेशन, तब मैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी इसी जो एमएम के लिए है, यही 4 व्यूज 5 व्यूज के लिए आप फोकस करिए। तो अब हम देखते हैं मटेरियल क्रिएशन कैसे होता है, उसका फ्लो क्या है। तो ये हम सीधा भी एसीपी में ही करके देखेंगे। उसके लिए टी कोड यूज होता है MM01। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है इसके, हमें पहले इंडस्ट्री सेक्टर मटेरियल टाइप सिलेक्ट करना होता है, फिर रिक्वायर्ड व्यूज सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए वो मटेरियल क्रिएट करना है, जैसे प्लांट, स्टोरेज, लोकेशन, वो एंटर करना होता है। फिर हमें ईच व्यू के लिए डेटा एंटर करना होता है, और उसके बाद में हमें मटेरियल सेव करना होता है। तो अब हम एसएपी में मटेरियल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएशन के लिए, मटेरियल क्रिएशन के लिए टी कोड है MM01, एंटर। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, हमें इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप एंटर करना होता है। इंडस्ट्री सेक्टर हम अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखते हैं, और मटेरियल टाइप रॉ रखते हैं, ROH। ये देखो यहाँ पर कोड है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड। और ये जो फील्ड है मटेरियल, इधर मटेरियल का हम मैन्युअली कोड भी डाल सकते हैं, और या सिस्टम जनरेट भी कर सकता है। ये नंबर रेंज पे असाइन होता है। तो अभी मैं ये ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, सिस्टम अपने आप नंबर रेंज इसे असाइन असाइन कर देगा। तो नंबर रेंज असाइन कैसे होता है, क्रिएट कैसे करना होता है, ये सब हम कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे। इंडस्ट्री टाइप और मटेरियल टाइप एंटर करने के बाद प्रेस एंटर। तो हमें व्यूज सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, तो व्यूज बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेसिंग। ठीक है, ये हमारे एमएम के लिए व्यूज रखते हैं, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1, जनरल प्लान डेटा 2, अकाउंटिंग व्यूज। ओके, फिर ये एमआरपी व्यूज आते हैं।
MRP1, MRP2, MRP3, MRP4। यहाँ पर ये व्यूज प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। और अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे कि सेल्स के व्यू नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कभी कोई सेल नहीं करता। तो इस मटेरियल टाइप के लिए सेल्स के व्यू मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी व्यू सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें, फिर उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल डालने होते हैं, जैसे कि प्लांट और स्टोरेज लोकेशन। उसके बाद हमें डालना होगा स्टोरेज लोकेशन, कौन से स्टोरेज लोकेशन के लिए मटेरियल क्रिएट करना है। तो स्टोरेज लोकेशन और प्लान मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया है, हम वही यूज करेंगे। And अब आ गया डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ये देखो, ये सिस्टम ने नंबर जनरेट कर लिया। तो अब अभी हमें डिस्क्रिप्शन डालना है, तो अभी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं टेस्टिंग मटेरियल क्रिएशन। ठीक है, फिर आता है, जैसे कि अभी यहाँ पर ये चेक बॉक्स देख रहे होगे आप छोटा, ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं। अभी जैसे मैं एंटर कर लूँ, सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा। फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड। अब है बेस यूनिट ऑफ मेजर। तो बेस यूनिट ऑफ मेजर ये होता है कि ये मटेरियल को हम मेजर कैसे करेंगे। इन्वेंट्री में जब इसका स्टॉक होगा तो ये हम कैसे काउंट करेंगे, ईच में, किलोज में, बैरल में, बॉटल में, अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स। एन नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर पहले से एसएपी ने प्रोवाइड कर दिए, हमें खाली सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं कॉमन यूज करता हूँ ईए, ईच। ठीक है, उसके बाद आता है मटेरियल ग्रुप। तो मटेरियल ग्रुप क्या होता है, मटेरियल ग्रुप अलग अलग, जैसे कि मटेरियल रहते हैं, रॉ मटेरियल अलग हो गया, रॉ मटेरियल में ही अलग हो गए, डोमेस्टिक से हम परचेस अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी ग्रेड रहते हैं रॉ मटेरियल के भी अलग अलग। तो वो सब ग्रुप करके रख सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग रॉ मटेरियल, स्टील्स के अलग। ठीक है, रॉ मटेरियल केमिकल्स के अलग। तो अलग अलग रॉ मटेरियल रहेंगे, अलग अलग यूज के हिसाब से। तो उसे भी हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैंडेटरी होता है। तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कि हमारा मटेरियल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स है। और एक बात है इसमें, अगर आपको कौन से भी फील्ड के बारे में जानना होगा कि भाई डिटेल में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका यूज क्या है, तो फील्ड पे क्लिक करके F1 दबा देना। ठीक है, जैसे F1 दबाओगे, उसका डेफिनेशन, उसकी प्रोसीजर, उसका यूज, वो सब आ जाएगा। जैसे कि बेस यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर इन विच स्टॉक ऑफ द मटेरियल आर मैनेज्ड, द सिस्टम कन्वर्ट ऑल द क्वांटिटी यू एंटर इन अदर यूनिट्स ऑफ मेजर, अल्टर यूनिट ऑफ मेजर टू द बेस यूनिट ऑफ मेजर। तो ये हो गया बेस ऑफ यूनिट मेजर का। जैसे आप मटेरियल ग्रुप पे करोगे तो उसका देगा कि क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही कौन से भी फील्ड में जाकर आप F1 करोगे तो उसकी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। ठीक है, फिर इधर उसका ग्रॉस वेट वगैरह सब हम डाल सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद बेसिक एंटर करो, एंटर बेसिक डेटा 2। यहाँ पर कुछ मैंडेटरी नहीं होता, कुछ फिल भी मत करना। ठीक है, फिर आता है परचेसिंग व्यू। ठीक है, जैसे कि बेस यूनिट यूनिट ऑफ मेजर हमने बेसिक डेटा 1 में डाला था। ठीक है, तो वो अपने आप यहाँ पर आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन तो यही रहता है, यही आ गया। ठीक है, अब दूसरा रहता है ऑर्डर यूनिट। ये हम इन्वेंट्री में काउंट करेंगे ईच के हिसाब से। ठीक है, पर जब भी हमें ऑर्डर करना है, अगर कोई अलग यूनिट हो गया, मतलब हमें ऑर्डर बॉक्स में करना है कि भाई हमें ये एक बॉक्स या एक कार्टन कुछ चाहिए, या एक बैग चाहिए, एक बैरल चाहिए, तो वो भी ऑर्डर यूनिट अलग हम मेंटेन कर सकते हैं। सेम में भी मेंटेन नहीं किया तो भी वो सेम ही यूनिट, बेस यूनिट ऑफ मेजर हम लोग वही यूज करके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए हम यूज करते हैं कार्टन या कुछ ऐसा यूज करते हैं। कहा गया सेंटीमीटर स्क्वायर कॉपीज कार्टन। ठीक है, जैसे ही अभी ऑर्डर हम किस में करेंगे, परचेस ऑर्डर बनाते हो कार्टन में, और उसका बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या है, ईच। अब मैं जैसे एंटर दबाऊंगा, सिस्टम एक नया पॉपअप देगा, ये क्या है, कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि हम ऑर्डर कर रहे हैं कार्टन में और इन्वेंट्री स्टोर होगी ईच में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेप्सी, तो आपका दुकान है पेप्सी, आप मंगाते हो पेप्सी, थम्स अप, कुछ भी, तो वो कार्टन में आप ऑर्डर करते हो। ठीक है, एक कार्टन में 24 बॉटल्स रहती है। ठीक है, तो हम बेचते समय एक एक बॉटल बेचते हैं, तो वो मालूम होना चाहिए सिस्टम को। तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो एक कार्टन में कितने बॉटल रहते हैं, 24। एंटर, तो अभी सिस्टम अपना कैलकुलेशन कर लेगा, जैसे हम ऑर्डर करेंगे वो इन्वेंट्री में भी वैसे सेव करेगा, जब हम इशू करेंगे तब भी वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके इशू करेगा। फिर आता है परचेसिंग ग्रुप। परचेसिंग ग्रुप
जो रहता है ये रहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस मटेरियल। तो इसका भी डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, परचेसिंग ग्रुप का क्या काम रहता है क्या नहीं, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो परचेसिंग ग्रुप अभी हम डालते हैं 001, एंटर। ठीक है, आगे आगे वापिस जाते हैं परचेसिंग व्यू में। ठीक है, और इसमें फिर मटेरियल ग्रुप आ गया। ठीक है, अगर ये मटेरियल बैच मैनेज है तो हमें ये चेक करना होगा बैच मैनेज के लिए। ठीक है, प्लांट मटेरियल स्टेटस का क्या है, ये बिजनेस के ऊपर रहता है ये सारी डिटेल्स। जैसे कि कौन सी भी आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो अभी जैसे कि बेसिक ये ध्यान रखना, परचेसिंग में बेस यूनिट ऑफ मेजर, परचेसिंग ग्रुप, ऑर्डर यूनिट हम मेंटेन करते हैं। ये फिर परचेसिंग वैल्यू की, परचेसिंग वैल्यू की क्या होती है कि डिफाइन द रिमाइंडर डे एंड टॉलरेंस लिमिट वैलिड। मतलब ये क्या करता है, जैसे कि ये मटेरियल का पीओ क्रिएट किया, वेंडर को गया, तो जो भी की सिलेक्टेड होगी उस हिसाब से रिमाइंडर जाएंगे, कितने दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। जैसे कि अभी एंटर करते हैं 0001, ये देखो यहाँ पर आ गया, डेटा चेंज हो गया, फर्स्ट रिमाइंडर कब जाएगा, सेकंड रिमाइंडर कब जाएगा, थर्ड रिमाइंडर कब जाएगा। तो ये रिमाइंडर जाते हैं परचेसिंग वैल्यू की के हिसाब से, किसको, वेंडर को, जब भी हम मटेरियल ऑर्डर करेंगे तब भी। ठीक है, फिर उसमें वापस परचेसिंग में जाते हैं, और कुछ जीआर प्रोसेसिंग टाइप क्या है, जब मटेरियल रिसीव करेंगे हमारे प्रीमाइसेस में आएगा तो उसको रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है। अब हम देखते हैं प्लान डेटा स्टोरेज लोकेशन व्यू में क्या मेंटेन करना होता है। जैसे कि बेस यूनिट ऑफ मेजर तो बेसिक डेटा से आ गया। यहाँ पर देखना यूनिट ऑफ इशू, जैसे कि हमने बेस यूनिट में डाला था ईच, ऑर्डर करते वक्त हम कार्टन में करेंगे, वैसे ही अगर यूनिट ऑफ इशू अलग हो गया तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी दिखाता हूँ उसमें कैसा होता है। हम इधर अभी कुछ मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अभी डालता हूँ बॉटल, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं बॉटल एंटर करूंगा तो सिस्टम मुझे एक पॉपअप देती है सेम कन्वर्जन यूनिट का। मैं दूसरा यूनिट डाल के देखता हूँ, दे रही है क्या, बैग। ठीक है, हाँ आ गया। तो एक बैग इक्वल टू एक ईच, तो ऐसा कन्वर्जन रहता है जो भी बिजनेस के हिसाब से वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम तीनों यूनिट अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। फिर आता है टेम्परेचर कंडीशन, अगर वो इस मटेरियल के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर करना है क्या है, तो ये मेंटेन करना होता है हमें, उसका टेम्परेचर क्या है, कितने डिग्री पे रखना है, कौन से स्टोरेज लोकेशन में वो टेम्परेचर अवेलेबल है। ठीक है, फिर आता है साइकिल काउंट फिजिकल इंडिकेटर, ये ज़्यादातर वेयर हाउस वाले यूज़ करते हैं। तो साइकिल काउंट एक फिजिकल इन्वेंट्री की प्रोसेस होती है, जैसे कि जो भी स्टॉक होता है तो वो काउंट किया जाता है एक पूरे फिजिकल ईयर में, एक मंथ में, 2 मंथ में, जो भी बिजनेस डिसाइड करता है उसके ऊपर। फिर ये सेक्शन है शेल्फ डेटा का, उसके अगर वो पार्ट, ये पार्ट जो भी हम पार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी कुछ होगी, तो उसके लिए हमें ये डेटा फिल करना होता है। फिर जाते हैं प्लान डेटा स्टोरेज टू में, यहाँ में हमें कुछ एंटर नहीं करना होता है, उसका वेट, नेट वेट, वही जो कुछ डायमेंशन जो भी रहेगा वही मेंटेन करना होता है एक्चुअल में। ठीक है, फिर आते हैं अकाउंटिंग वन व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर डालते हैं हम लोग वैल्यूएशन क्लास। तो रॉ मटेरियल के लिए वैल्यूएशन क्लास रहता है एसएपी ने स्टैंडर्ड 3000 आई थिंक, हाँ 3000 रहता है। तो वैल्यूएशन क्लास क्या रहता है, वैल्यूएशन क्लास यूज इसके लिए होता है जब भी हम ये मटेरियल प्रोक्योर करें या गुड इशू करें तो इसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है, क्योंकि वेंडर को पैसे देने होते हैं। तो उसके लिए सही जीएल अकाउंट हमें वैल्यूएशन क्लास से मिलता है। तो वैल्यूएशन क्लास पूरा एमएमएफआई इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो हम एमएमएफआई इंटीग्रेशन में सीख लेंगे, पर अभी के लिए ध्यान रखना वैल्यूएशन क्लास से सिस्टम करेक्ट जीएल अकाउंट जनरेट, मतलब फाइंड करता है और वहां पे डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट करता है। फिर आता है प्राइस कंट्रोल। तो प्राइस कंट्रोल दो रहते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस एंड मूविंग एवरेज प्राइस। तो इसके लिए हम एडवांस वीडियो में देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस का और मूविंग प्राइस का। अभी मैं मूविंग एवरेज प्राइस ही रखता हूँ इसका, और इसको प्राइस यूनिट में रखता हूँ, प्राइस यूनिट 10, एंटर। ठीक है, मूविंग एवरेज प्राइस 10 रुपीज, एंटर। अकाउंटिंग टू में हमें कोई डेटा नहीं फिल करना, एंटर। अब ये पूछेगा सेव के लिए, सेव। तो लास्ट में एंड में देखना, यहाँ पर कोड जनरेट होता है और वो हम मतलब ये मटेरियल क्रिएट हो गया है एसएपी में। अगर ये मटेरियल में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, बाद में, तो MM02 टी कोड यूज होता है मटेरियल चेंज के लिए, एंटर। स्टोरेज लोकेशन CR8W। अभी मुझे समझो
मटेरियल ग्रुप चेंज करना है, रॉ मटेरियल ग्रुप डालना है, ठीक है, एंटर एंटर सेव। तो कोई भी डेटा चेंज करने के लिए हमें टी कोड यूज करना है mm02। फिर एक टी कोड आता है /n mm03। अगर खाली आपको डिस्प्ले करना है कि भाई क्या मेंटेन किया है इसमें, कौन से व्यू में क्या है, ठीक है, तो ये सारा व्यूज हम देख सकते हैं डिस्प्ले, इसमें चेंज नहीं कर सकते हमें कुछ, अकाउंटिंग वन व्यू में क्या मेंटेन है। तो mm03 टी कोड यूज होता है डिस्प्ले के लिए। तो अभी हमने मटेरियल मास्टर डेटा एक क्रिएट किया है एसएपी में, ठीक है। तो अभी इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने जो भी फील्ड्स मेंटेन किए। तो की फील्ड्स आप ये रिमेंबर रखना हमेशा। तो बेसिक डेटा व्यूज में हमने बेस यूनिट ऑफ मेजर मेंटेन किया। तो क्या था, यूनिट इन विच स्टॉक इज मैनेज, मटेरियल ग्रुप हो गया। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के जो मटेरियल होते हैं हम एक तरह ग्रुप करके रखते हैं। फिर परचेसिंग में परचेसिंग ग्रुप हमने एंटर किया, ऑर्डर यूनिट किया, जेआर प्रोसेसिंग टाइम मेंटेन किया। फिर अकाउंटिंग व्यू में वैल्यूएशन क्लास, उसका यूज क्या है कि लिंक मटेरियल टू जीएल अकाउंट, ठीक है। फिर प्राइस कंट्रोल, स्टैंडर्ड एंड मूविंग एवरेज प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस मतलब फिक्स प्राइस होती है, और मूविंग एवरेज प्राइस परचेस के साथ साथ एवरेज चेंज होता है, तो वैसे वो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मटेरियल मास्टर की थ्योरी क्या है और एसएपी सिस्टम में क्रिएट कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, एडवांस मटेरियल मास्टर टी कोड। मतलब मटेरियल मास्टर ही रहेगा वो, पर उसके अलग अलग टी कोड है। जैसे कि मटेरियल टाइप चेंज करने के लिए, मटेरियल डिलीट होता है या नहीं होता, मूविंग एवरेज प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का क्या इम्पैक्ट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें और एसएपी एमएम सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।